नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार से। बिहार के राजनीति में आने वाले समय में बड़ी राजनीतिक उलटफेर होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। एक तरफ जहां आज होने वाली एनडीए की मीटिंग में चिराग पासवान और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बुलाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया था कि बिहार में सरकार किसी भी वक्त टूट सकती है। उन्होंने कहा था कि जेडीयू के लोग भी नीतीश कुमार से अब ऊब चुके हैं और दूसरा ऑप्शन तलाश कर रहे हैं, एनडीए का समर्थन भी कर सकते हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक हिंदू बच्चे के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। खजुराना थाना क्षेत्र के रहने वाले इलियास अहमद ने जबरन 8 साल के बच्चे का खतना करवाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया। पीड़ित परिवार राजस्थान के बाड़मेर का रहने वाला है। मामले की शिकायत खजुराना थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने इलियास अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी उसकी पत्नी और 8 साल के मासूम बच्चे को अपने साथ जबरदस्ती ले गए। उसके बाद बच्चे का खतना कराकर उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया। पीड़ित परिवार के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत पत्नी और बेटे का धर्मांतरण कराया गया है। धर्मांतरण के लिए आरोपी इलियास और उसके रिश्तेदार शाहजहांपुर रतलाम के आसपास गैंग चला रहे हैं। धर्मांतरण गैंग का एक ही मकसद है, हिंदू लोगों को ब्रेन वॉश कर मुस्लिम बनाना और बाद में उन्हें आतंकवादी बना देना। पीड़ित पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी उसकी पत्नी और बेटे दोनों को आतंकवादी बनाना चाहता है। ये पूरा मामला इंदौर का है, जहां पीड़ित की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने पत्नी और बेटे को अपनी बातों में फंसाया। उसके बाद बेटे का खतना करवाकर दोनों का धर्मांतरण करवाया और जिसके बाद इसकी शिकायत जब परिवार वालों ने पुलिस से की तो उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 8 साल के मासूम बच्चे का खतना करवाकर इस आरोपी ने धर्मांतरण करवाने के लिए मजबूर किया उसकी माँ और बेटे दोनों को। जिसके बाद शिकायत करने के बाद जब पुलिस जांच में जुटी, पुलिस ने जांच करते हुए इसे आरोपी इलियास को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इसके द्वारा कई जगह ये गैंग चलाया जाता है, जिसके तहत मासूम बच्चे और भोले भाले लोगों का धर्मांतरण कराया जाता है। तो वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी कल्ट पॉलिटिक्स के आखिरी उदाहरण होंगे, क्योंकि उन्होंने लोगों को परेशान कर दिया है। कांग्रेस नेता ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है कि अब हमें सवाल बदलने चाहिए, क्योंकि पिछले 9 साल का जो इस देश का अनुभव रहा है वो चेहरे का शिकार हुआ है ये देश। अब पूछना चाहिए मुद्दे क्या होंगे, और यही सवाल का जवाब आपको हमारे इस मंच से आने वाली बैठकों में लगातार मिलता रहेगा। अब चेहरों से लोग परेशान हो गए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे लगता है वो एक अंतिम, मैं ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, एक अंतिम कल्ट पॉलिटिक्स का एक अंतिम उदाहरण रहेंगे, क्योंकि उन्होंने लोगों को परेशान कर दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की बैठक को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने इस बैठक को अवसरवादियों का गठबंधन बताया और सवाल किया कि अवसरवादी गठबंधन किस हद तक जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला और आरोप लगाया कि कांग्रेस बंगाल के बाढ़ और पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा पर चुप है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की बैठक हो रही है, लेकिन ये पीड़ादायक है कि दिल्ली के लोगों को बाढ़ में छोड़कर केजरीवाल चले गए। रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली की बाढ़ के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने अभी तक बाढ़ पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस सवाल क्यों नहीं पूछ रही। उन्होंने कहा कि फ्लड कंट्रोल का काम, नालों की सफाई कुछ भी नहीं हुआ और ये सब छोड़कर दिल्ली के मुख्यमंत्री बेंगलुरु पहुंच गए हैं बैठक के लिए। तो बंगाल हिंसा पर सभी दल चुप हैं। बीजेपी ने जमकर निशाना साधा। बता दें कि विपक्षी गठबंधन को अवसरवादी उन्होंने बताया। साथ ही आज बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक है। इससे पहले पटना में पहली बैठक हुई थी, जिसमें 26 दल शामिल हुए थे और इस बैठक में अब 8 दल और ज़्यादा होने की जो खबर है वो सामने आ रही है। कुल मिलाकर 36 दल जो हैं वो आज बेंगलुरु में पहुँचेंगे। उसके लिए काफ़ी तैयारियां की जा रही हैं, जिसे लेकर विपक्षी दलों की मंशा पर तमाम सवाल बीजेपी सरकार ने खड़े किए। उन्होंने कहा कि बंगाल हिंसा पर सभी दल चुप हैं। विपक्षी गठबंधन को साथ ही बीजेपी सरकार ने अवसरवादी बताया। उन्होंने कहा
कि बाढ़ पीड़ितों को छोड़कर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बेंगलुरु पहुंच गए हैं। उन्हें किसी भी तरह की बाढ़ कंट्रोल की कोई चिंता नहीं है। लोग सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल मीटिंग में व्यस्त हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और उनके गुट के एनसीपी विधायक लगातार दूसरे दिन पार्टी अध्यक्ष शरद पवार से मुंबई के बाईवी चौहट सेंटर में मिले हैं। शरद पवार पहले से ही बाईवी चौहट सेंटर में मौजूद थे। शरद पवार गुट के जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटिल और रोहित पवार भी उनसे मिलने बाईवी सेंटर पहुंचे। इस मुलाकात के बाद अजित पवार खेमे के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि आज अजित पवार, सुनील तटकरे और मैंने वाईपी चौहाट सेंटर में शरद पवार से मुलाकात की है। हमने उनसे फिर से एनसीपी को एकजुट रखने का अनुरोध किया है और उन्होंने हमारी बात सुनी, लेकिन इस पर कुछ नहीं कहा। एनसीपी के एकजुट करने का अनुरोध किया गया है। बता दें कि आज बेंगलुरु में विपक्ष की दूसरी मीटिंग है। ऐसे में बागी गुट की शरद पवार से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि लगातार दूसरे दिन मुलाकात के बाद एनसीपी को कहा कि उसको एकजुट होने की ज़रूरत है। एनसीपी एकजुट करने का अनुरोध भी उन्होंने किया। लगातार ये बैठकें चल रही हैं और दूसरी मुलाकात के दौरान बागी गुट की शरद पवार से मुलाकात हुई। उन्होंने लगातार दूसरे दिन भी एकजुट होने का अनुरोध बागी गुट से किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ईडी ने तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी और उनके बेटे गौतम सिगमनी के ठिकानों पर छापेमारी की है। सूत्रों की माने तो ईडी ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में कर रही है। ईडी की छापेमारी को डीएमके ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताई है। बता दें कि पोनमुडी विधानसभा सीट से विधायक हैं, जबकि सिगमनी कल्लाकुर्ची लोकसभा सीट से सांसद हैं। पोनमुडी जब 2007 से 2011 के बीच राज्य मंत्री थे तो उस वक्त उनके खिलाफ वित्तीय गड़बड़ी का केस दर्ज हुआ था। इस मामले में उनके खिलाफ 28 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का केस चल रहा है। प्रदेश की पुलिस ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच कर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सूत्रों की माने तो बतौर खनन मंत्री खदानों का लाइसेंस देने में नियमों का उल्लंघन किया गया था, जिसकी वजह से सरकार के खजाने को 28 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी कर रही है ईडी 28 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का ये मामला है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी छापेमारी के लिए पहुंची। उच्च शिक्षा मंत्री और उनके बेटे के घर पर छापा किया जा रहा है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में सेवा अध्यादेश के विवाद और डीईआरसी चेयरमैन की नियुक्ति मामले पर सुनवाई की। इस दौरान दिल्ली के एलजी और सीएम को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी झगड़े को बंद करने और राजनीति से ऊपर उठकर मामले को सुलझाने की सलाह दी गई है। सीजेआई ने साफ शब्दों में कहा कि मतभेदों से ऊपर उठें, ये राजनीतिक घमासान बंद होना चाहिए। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर दोनों पदाधिकारी बैठकर मतभेद क्यों नहीं सुलझा लेते। संवैधानिक पदाधिकारियों को इसका समाधान निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के नाम पर फैसला करने का सुझाव दिया है। बता दें कि उपराज्यपाल और सीएम को सलाह दी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि वो दोनों आपसी झगड़े को सुलझाएं, क्योंकि संवैधानिक पद पर दोनों तैनात हैं और इस तरह की नोक-झोंक शोभा नहीं देती। तो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है उपराज्यपाल और सीएम को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों ही संवैधानिक पद पर हैं और ऐसे में झगड़ा बंद करके राजनीति से उनको ऊपर उठकर सोचना चाहिए। तो लगातार जिस तरह वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में नोकझोंक चल रही है और सलाह मशवरा उनका आपस में नहीं हो पा रहा है, इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने झगड़ा बंद करने की सलाह उन्हें दी है और कहा है कि राजनीति से ऊपर उठकर सोचें। अगली खबर का रुख करते हैं। सीमा हैदर के भारत आने से पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर खतरा मंडराने लगा है। जिहादी कट्टरपंथियों ने सिंध के काश्मीर में एक मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। हमलावरों ने गौसपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में एक पूजा स्थल और आसपास के समुदाय के घरों पर हमला किया। उन्होंने न सिर्फ मंदिरों को निशाना बनाया बल्कि अंधाधुंध गोलीबारी भी की।
बता दें कि कुछ दिन पहले सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के बॉर्डर को पास करते हुए भारत आ गई थी। उसके बाद इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। जिस दिन से सीमा हैदर की भारत आने की खबर पाकिस्तान को लगी है, तब से लगातार जिहादी कट्टरपंथी वहां के हिंदुओं को और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं। कभी जिहादियों द्वारा हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने की धमकी दी जा रही है, तो कभी उनके घरों में लूटपाट कर भागने की गीदड़ भभकी। सीमा हैदर की भारत आने की कीमत पाकिस्तान के हिंदू चुका रहे हैं। कराची में रात के घने अंधेरे में हिंदू मंदिर पर हमला। हिंदुओं का 150 साल पुराना मंदिर जिहादियों ने गिराया। मंदिर पर जिहादियों ने किया रॉकेट लॉन्चर से हमला। सिंध में 30 हिंदुओं को बनाया जबरन बंधक। सीमा हैदर सिंध प्रांत की राजधानी कराची की रहने वाली है। वो सचिन नाम के एक भारतीय युवक के प्यार में पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई है। सीमा पाकिस्तान से पहले संयुक्त अरब अमीरात और बाद में नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ कर घुसी। उसके भारत आने के बाद पाकिस्तान हिंदुओं को कट्टरपंथियों ने अंजाम भुगतने की धमकी दी है। कट्टरपंथियों ने कहा कि अगर सीमा हैदर को भारत ने वापस नहीं किया तो पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर हमले किए जाएंगे। ऐसे में कराची के सोल्जर बाजार इलाके में मौजूद मीरा माता मंदिर को गिराने की घटना का कनेक्शन सीमा हैदर की भारत में घुसपैठ से जुड़ा हुआ है। कराची में गिराया गया हिंदू मंदिर 150 साल पुराना है। इस मंदिर के प्रबंधन का काम स्थानीय मद्रासी समुदाय करता था। सीमा हैदर के सामने आने के बाद से जिहादी लगातार धमकियां मिल रही थी। मंदिर के पुजारी जब सुबह पहुंचे तो उन्हें गेट और बाहरी दीवार के अलावा कुछ नहीं मिला। हमलावरों ने मंदिर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सिंध में एक और हिंदू मंदिर पर रॉकेट हमला। सिंध के काश्मीर में हिंदू पूजा स्थल पर हमला। अंधाधुंध गोलाबारी से दहशत में है पाकिस्तानी हिंदू। स्थानीय एसएसपी जैमो का कहना है कि इस हमले में 8 से 9 जिहादी कट्टरपंथी बंदूकधारी शामिल थे। इस घटना से स्थानीय हिंदू निवासियों में दहशत है। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए मानव अधिकार आयोग ने सिंध के काश्मीर और घोटकी जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था की रिपोर्ट पर अपनी चिंता जताई है। ऐसे में आगे देखना होगा कि पाकिस्तान सीमा हैदर की आड़ में किस हद तक गिर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया। इसी बीच जम्मू कश्मीर से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां सुरक्षा बलों का संयुक्त ऑपरेशन देखने को मिला है। 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। पुंछ के सिंदरा इलाके में मुठभेड़ हुई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का संयुक्त ऑपरेशन, 4 आतंकियों को मार गिराया गया। पुंछ के सिंदरा इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों का संयुक्त ऑपरेशन, 4 आतंकियों को मार गिराया। पुंछ के सिंदरा इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार पिछले दिनों से आतंकी हमले देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते सुरक्षा बलों का संयुक्त ऑपरेशन वहां चलाया गया, जिसमें 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। पुंछ के सिंदरा इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद में कोर्ट के आदेश पर 35 पुलिसकर्मियों सहित 3 दूसरे लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। इन आरोपियों पर महंत और उनकी पत्नी को फर्जी केस में जेल भेजने का आरोप है। ये एफआईआर 40 दिन बाद कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई है। जुलाई 2022 में पुलिसकर्मियों ने फर्जी केस में महंत और उनकी पत्नी को जेल भेजा था। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है, जहां 35 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कोर्ट के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि इसमें पुलिसकर्मियों ने फर्जी केस में एक महंत और उसकी पत्नी को जेल भेज दिया था। फर्जी केस में फंसाने के आरोप में 35 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है।
मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है। कोर्ट के आदेश पर इस तरह की कार्रवाई की गई। आज जो मेरे यहाँ 6 जुलाई पे एक लड़की शादी कर रहा था, मेरे घर में आके मेरे बच्चों पर आके लिपट गए और मैं एफआईआर करवाने गया था, लिखवाना है। मन खान ने कह दिया अभी कर रहे हैं। इन्होंने मन खान ने करी नहीं। उसके बाद हमारे लाठीचार्ज करवाया और मुंह बैठा के रखा। और उसके बाद रात को मेरे 2:30 बजे मेरे बच्चे उठा के ले गए और उसमें तोड़फोड़ करी मेरे घर में। और ऊपर से जीने पे चढ़ के आए, ऊपर से। और मैं कहना चाहता हूं जो आईओ है वो जांच सही करे, और जांच सही नहीं करी तो मैं सीधा ही मैं आप पे केस डालूंगा। इसी बीच बड़ी जानकारी जो हिमाचल में बारिश की वजह से भारी तबाही मची हुई है। हिमाचल में बारिश की वजह से कुल्लू गए एक ही परिवार के 11 लोग लापता हो गए। ब्यास नदी में आई बाढ़ की चपेट में आने की आशंका। हिमाचल में बारिश से भारी तबाही मची हुई है। अयोध्या से कुल्लू गए एक ही परिवार के 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ब्यास नदी में आई बाढ़ की चपेट में होने की आशंका हालांकि जताई जा रही है। अभी तक किसी तरह की कोई जांच पड़ताल उनके बारे में नहीं हुई है। हिमाचल में बारिश में मची तबाही की वजह से अयोध्या से कुल्लू गए थे घूमने के लिए परिवार के 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ब्यास नदी में आई बाढ़ की चपेट में आने से 11 लोग लापता हो गए। तो लगातार मैदानी क्षेत्रों में बारिश की वजह से हालात जो है वो बदतर बने हुए हैं। अयोध्या से कुल्लू पहुंचे थे कि परिवार के 11 लोग घूमने जो लापता बताए जा रहे हैं। ब्यास नदी में आई बाढ़ की चपेट में होने की आशंका हालांकि जताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लगातार हो रही बारिश ने प्रशासनिक दावों की पोल खोलकर रख दी है। जगह जगह जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अकबरपुर तहसील क्षेत्र के बखनापुर गांव में बारिश की वजह से सड़कों और नालियों की बदहाली की वजह से गांव में पानी भर गया, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। स्कूल की सड़कें पूरी तरह से टूट गई है, जिसकी वजह से सड़कों पर कीचड़ भर गया है। कीचड़ गंदगी का ऐसा मंजर जहां बच्चे जाते समय उसी कीचड़ में गिरते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं। तमाम शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार बेखबर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने 1 साल पहले डीएम से इसकी शिकायत की थी, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर की है, जहां देखिए किस तरह से सड़कों पर बारिश का पानी भर गया है। नाली का पानी जिसमें से होते हुए बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कई बार बच्चे इस कीचड़ में फिसल गए हैं और काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ स्कूल जाते हुए बच्चों को करना पड़ता है। ख़राब सड़कों से पूरी तरह से रास्ते पर कीचड़ भर गया है, पानी भर गया है और कीचड़ से लबालब ये सड़कें जहाँ से लोग होकर गुजर रहे हैं। शिकायत की गई कई बार अधिकारियों से, लेकिन किसी तरह की कवायद अधिकारियों की ओर से नहीं की गई है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर की है, जहाँ ख़राब सड़कों से परेशान और लाचार ग्रामीण नजर आ रहे हैं। बच्चे देखिए किस तरह से सड़कों से होकर स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं और अगर बच्चे यहाँ फिसल जाते हैं तो और ज़्यादा दिक्कतें उनके सामने खड़ी हो जाती हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। शिकायत कई बार की गई, लेकिन अधिकारियों की ओर से किसी भी तरह की कवायद इस रास्ते को लेकर नहीं हुई है और काफ़ी समय से ग्रामीण इस रास्ते को लेकर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अधिकारियों की ओर से नहीं की गई। इस गांव में जो मुख्य मार्ग है वहां से लेके विद्यालय तक रास्ताएं इतनी ख़राब हैं कि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें तो बहुत ज़्यादा निकलना मुश्किल है। इतना कीचड़ है कि हम लोग अपनी मोटरसाइकिल लेके आते हैं या किसी भी वाहन से आओ तो आने में बड़ी समस्या होती है। फिसल के कई बार गिर चुके हैं। हमारे जो बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आंगनवाड़ी भी विद्यालय में संचालित हो रहा है, तो वो बच्चे अक्सर रास्ते में फिसल कर गिर जाते हैं। इतना जल भराव हो जाता है, इतना ज़्यादा कीचड़ है और कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत तो बच्चों की है कि बच्चे आए दिन आते, सुबह तैयार होकर बेचारे आ रहे हैं, उसके बाद गिर गए, वो फिर घर जाते हैं, ड्रेस अपनी बोले हम गंदे हो गए, चले गए। ज़्यादा बारिश होती है तो अभिभावक भी बच्चों को भेजने से स्कूल कतराते हैं कि वो रास्ते में कीचड़ हो गया होगा,
तुम गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। कई बच्चे चोटिल हो चुके हैं और तो हम ही लोगों ने उनको फर्स्ट एड दिया कि वो गिर गए, एकदम से उनके चोट लग गई। ये बिगनापुर से मुख्य मार्ग से जो भी रास्ताएं हैं, दोनों रास्ताएं इतनी ख़राब हैं कि आने की बड़ी समस्या है। पूरे गांव के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं और सबसे बड़ी समस्या उन्हीं बच्चों की है। ये तो जो भी पंचायत विभाग है या संबंधित जो भी इसके जिम्मेदार हैं, कोई इसकी सुध ही नहीं लेता है कि इस गांव की रास्ताएं इतनी खराब हैं। देखिए, अभी तो बारिश बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि बारिश जैसे ही खत्म होती है उस सड़क का निर्माण कराया जाएगा। ज़्यादा कोई दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा, तो हम विधायक निवेश करा देंगे। जमीनी हकीकत देख ही रहे हैं, अभी तो बारिश में ही हम घूम रहे हैं, कहाँ हम बैठे घर के अंदर, तो सड़क पे। हाँ, और क्या, क्यों नहीं दे देंगे? हमने कहा तो दे देंगे, कोई नहीं हो पा रहा तो हम बनवा देंगे। उसमें निधि के अंतर्गत आ रहा होगा देने वाला, डामर वाला नहीं होगा तो। ग्रेटर नोएडा में दादरी टोल प्लाजा से कार से गुजर रहे दंपत्ति ने टिकट मांगने पर भड़क गए और अपने आप को स्थानीय निवासी बताते हुए टोल कर्मियों से भिड़ गए। जब टोल कर्मियों ने उससे आईडी मांगी तो कार दंपत्ति आईडी दिखाने में नाकाम रहे और टोल कर्मियों से झगड़ा शुरू कर दिया। इस बीच कार से उतरकर महिला टोल बूथ में जाकर मारपीट करने लगी। इस घटना से सारे कर्मचारियों में भय का माहौल पैदा हो गया। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की हैं, जहां महिला ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की। महिला से टिकट मांगी जा रही थी। इस बीच टोल कर्मियों से मारपीट करते हुए महिला नजर आई। देखिए किस तरह से महिला टोल कर्मी पर भड़कती है। टोल टिकट मांगने पर कार सवार महिला भड़क जाती है और भीतर घुसकर उस टोल कर्मी को मार पीटना शुरू कर देती है। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की है, जब ये महिला यहां से गुजर रही थी। टोल टिकट मांगने पर इस तरह की मारपीट महिला करती हुई नजर आई। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।